लेट्स स्टडी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें सबसे पहला मेथड बेटा है फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका कंडक्शन, एंड थर्ड मेथड इज इंडक्शन। ठीक है, तो वंस वी लेट्स स्टार्ट विद फ्रिक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो बेटा, फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है फ्रिक्शन का मतलब होता है ड्रैग करना किसी भी चीज को। ठीक है, अब जैसे कि हमने अभी किसने हस्ती ने बताया था कि लाइक वी हैव टू टेक टू बॉडीज, बट विच टू बॉडीज, वी हैव टू टेक टू डिफरेंट बॉडीज। पहली चीज तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि यू शुड हैव टू डिफरेंट बॉडीज। अब ये दोनों ही बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, तो डिफरेंट होना चाहिए। ये दो बॉडीज ली हैं, बोथ शुड हैव, both should have different work function। और दूसरा एक और कंडीशन है, ये क्यों होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बोथ शुड हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। और क्या देखा था हमने कि वन ऑफ देम शुड बी इंसुलेटिंग या इंसुलेटर। ठीक है, दोनों ही बॉडी कंडक्टर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने लिया, जैसे एक ग्लास रॉड ले ली, what we have taken glass rod and silk cloth, सिल्क का हमने कपड़ा ले लिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, ग्लास रॉड और सिल्क, मान लो सपोज ये ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये आपका सिल्क का क्लोथ है। ठीक है, अब ये ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ दोनों ले लिया। अब मैंने इसको ऐसे 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 करके रब करना शुरू किया, तो जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ एक दूसरे के बीच में, जब इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, ड्रैग होता है, तो क्या होता है कि उसके पास में हीट एनर्जी मिलती है। कौन सी एनर्जी मिलती है उसको, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका वर्क फंक्शन लो होता है, कल भी हमने इस चीज के बारे में स्टडी किया था, वर्क फंक्शन के बारे में, राइट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम अ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को मतलब जैसे कि कोई बॉडी है और आपने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने की वजह से वहां से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होके दूसरी बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वहां पर उसका जो वर्क फंक्शन था, मान लो आपका वो बताया था कल मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोज हमने एक बॉडी ली, बॉडी ए, और दूसरी हमने बॉडी ली बी। अब बॉडी ए का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बॉडी बी का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी प्रोवाइड की मतलब हमने दोनों के बीच में फ्रिक्शन दिया, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी मिलती है। अब ये जो हीट एनर्जी मिली मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे हीट एनर्जी मिली, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका वर्क फंक्शन है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कहाँ चला जाएगा, बॉडी बी पे चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, वो बॉडी कैसी बनती जा रही है, तो वो बॉडी बनती जा रही है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, जो बॉडी बी है, वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। बोलो, आ रही है बात समझ में? हेलो यस। देवताओ, समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो ये एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट कर रहा है कोई बॉडी, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रहेगा। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वो कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी रहेगा। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। हाँ, अब आगे देखो, अब यहाँ पे ये चीज की क्लैरिटी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं
कि वन ऑफ देम शुड बी एन इंसुलेटर। क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? मान लो बेटा आपने यहाँ पर एक बॉडी लिया ए और यहाँ पे बॉडी लिया बी। सपोज ये दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों ही क्या है, बोथ आर कंडक्टर्स। अब ये जब दोनों ही बॉडी कंडक्टर्स हैं, तो जब आप इन दोनों के बीच में ड्रैग करोगे, मतलब इन दोनों को फ्रिक्शन जब आप प्रोवाइड करोगे, तो डेफिनेटली हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब इजेक्ट होगा तो यहाँ पर एयर होगी, हवा होगी, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि एयर इज अ बैड कंडक्टर। सभी जानते हैं कि नहीं, एयर इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। अब दोनों ही कंडक्टर्स हैं और दोनों सेम बॉडी अगर हैं, तो दोनों का वर्क फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों का वर्क फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो जब दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा, तो दोनों में से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और वो जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एयर में जब जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन एयर में से वापस कहाँ आ जाएगा, उसी बॉडी पे वापस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इट इज मैंडेटरी टू हैव वन बॉडी एज एन इंसुलेटर बॉडी, जिससे कि कंपैरेटिवली किसी एक बॉडी का क्या हो, वर्क फंक्शन ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कॉपर और एक ले लिया आयन, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि कॉपर का वर्क फंक्शन, सॉरी, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर कंपैरेटिव टू आयन। और अगर मैं यहां पर ले लेता हूं वुड, तो यहां पर हम कह सकते हैं आयन इज अ गुड कंडक्टर कंपैरेटिव टू वुड। बोलो, क्लियर है ये चीज? यस। ठीक है। तो आपके पास जो बॉडी होनी चाहिए वो कंपैरेटिवली एक का वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। जिसका वर्क फंक्शन लो होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। बोलो, क्लियर है बेटा यहां तक? यस। यस सर। ठीक है। तो ये कहां पर हम किस चीज में हमें ध्यान रखना है, फ्रिक्शन के अंदर हमें ध्यान रखना है इस चीज का। बोलो, क्लियर है? यस और नो? यस। यस। चलो दूसरा देखिए। तो एक मेथड थी, अच्छा, अब फ्रिक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, राइट। तो आप बताइए कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है फ्रिक्शन। नक्षत्र बताना जरा, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं रूटीन लाइफ में। नक्षत्र? नहीं पता सर। नहीं पता? जागृत? सर जब हम चलते हैं तो हमारे पावर हम्म के नीचे। सर व्हेन वी वॉक। हम्म अरे बोल तो सही आगे। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन आवर फुट एंड हम्म फ्लोर। हम्म व्हेन वी राइड अ साइकिल देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। हम्म अरे वैसा फ्रिक्शन नहीं यार, तू भी कहाँ चला गया, 9th स्टैंडर्ड में चला गया मैकेनिक्स में। जहां पर आपको चार्ज का फील मिल रहा हो ना, उसके एग्जाम्पल दो। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था इस चीज के बारे में, कि जैसे मान लीजिए दो डिफरेंट बॉडीज है, मान लो कि दो ह्यूमन बॉडीज हैं। आप लोग कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप जब स्पोर्ट्स वगैरह खेलने जाते हो और आप दौड़ रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी के कांटेक्ट में दूसरा कोई बॉडी आता है, तो जब आप उसे टच करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, करंट फील होता है, कि जैसे शॉक लगा हो, राइट। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दूसरी चीज, स्पेशली इन द सीजन ऑफ विंटर आपने ये चीज फील की होगी कि जो नायलॉन क्लॉथ्स होते हैं, वो अगर आपकी बॉडी के बीच में ड्रैग होता है, तो आपको वहां पे हल्का हल्का स्पार्क देखने को मिलता है। फील किया है कभी आपने ये चीज? यस सर। यस। यस सर। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सब फ्रिक्शन के एग्जाम्पल है, राइट। समझ में आ रहा है बेटा? यस। हाँ।
अब नेक्स्ट है आपका कंडक्शन। ठीक है, अब कंडक्शन में क्या होता है वो देखिए। सो इन कंडक्शन यहां पर आपको क्या लेना होता है, दो बॉडी लेनी, और यहाँ पर दोनों बॉडी कैसी है, कंडक्टर है। यहाँ पर दोनों बॉडीज कैसी ली हुई है आपने, कंडक्टर बॉडी ली हुई है कंडक्शन मेथड के अंदर। अब कंडक्शन का मतलब ये होता है टू कंडक्ट। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, टू कंडक्ट, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ क्या कर रहा होगा, कांटेक्ट में ला रहा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं टू कांटेक्ट और टू कनेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक बॉडी ले लिया है ए, और यहाँ पर आपने एक दूसरा बॉडी ले लिया है बी, राइट। अब ये जो बॉडी है ये यहाँ पर आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये जो सेकंड बॉडी ली है अनचार्ज बॉडी है। कैसी है बेटा, अनचार्ज बॉडी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पोटेंशियल की अगर हम बात करें, आपने स्टडी किया होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी, कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, राइट। इवन अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी मूव्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर आपको एक मान लीजिए कि आप अपनी घर की छत पे खड़े हो और आप हल्का सा मूवमेंट करोगे टू डाउनवर्ड, ऐसे जैसे आप, ये छत है आपके घर की और आप यहाँ पे एज पे खड़े हो, आप हल्का सा मूव करोगे तो कहाँ होगे, सीधा नीचे टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो आप कहाँ, हायर लेवल टू कहाँ गए, लोअर लेवल की तरफ गए, राइट। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ये चीज स्टडी की होगी कि बॉडी जो है वो हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी के लिए जाता है। ठीक है, मतलब हाई टू लो जो है वो, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर, ठीक है, तो अगर आप टॉप पर खड़े हो तो आपको नीचे अगर जाना है देन आपको एक हल्का सा वर्क वहां पे करना है, थोड़ा सा मूवमेंट करना है। लेकिन अगर आपको लोअर लेवल टू, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ता है, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है उसके लिए। भाई नीचे से ऊपर जाने के लिए तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ना, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज जो है वो तब तक ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। एंड चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोलो आई बात समझ में। अब जैसे मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, अगर ये बॉडी को ऐसे रखा गया है, ठीक है, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, तो कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं हो रहा है। बट जैसे ही आप इस बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो बॉडी बी के साथ में, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है, लोअर पोटेंशियल है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है कनेक्ट होके चार्ज ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो दिस कैन बी लाइक दिस आफ्टर सर्टेन टाइम, कि यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पर चार्ज, 9 इलेक्ट्रॉन से 9 मान लो हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इफ देयर आर 9 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये 5 और यहाँ पर 4, तो चार्ज जो है वो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज कैसा रह रहा है यहाँ पे, कंजर्व रह रहा है। तो वी कैन से चार्ज is
always conserved in nature। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. कोई Yes. डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। चलिए नेक्स्ट है इंडक्शन। नेक्स्ट मेथड क्या है? इंडक्शन। अच्छा, तो अब इंडक्शन में क्या होता है? बताइए, इंडक्शन में क्या होता है? एनी आइडिया? Transfer of charge without contact. एग्जैक्टली। यहां पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट। एंड दूसरा हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि चार्ज जो है यहां पर क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है। चार्ज induced in this method। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes. ठीक। अच्छा, अब देखो, हम लोग इंडक्शन को स्टडी करें उससे पहले इंडक्शन में यूज होने वाली एक प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। उसे कहते हैं बेटा अर्थिंग। उसे क्या कहते हैं? अर्थिंग। सुना है आप सभी ने अर्थिंग के बारे में, राइट? आपको कल मैंने कहा था कि आपने कभी ऐसा कहीं किसी बिल्डिंग पे देखा है त्रिशूल टाइप एंटेना? देखा है कहीं पर आपने ऐसा? बेसिकली ये अर्थिंग के लिए ही यूज किया जाता है कि अगर कभी हाई लेवल लाइटनिंग हो और हाई लेवल एनर्जी अगर गिरे बिल्डिंग पे, तो ये जो कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर क्या करता है कि जितनी एनर्जी आती है वो सारी एनर्जी को उठा के कहाँ ले जाता है? ग्राउंड पे ले जाता है। समझ में आया? तो ये अर्थिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा ये आपकी अर्थ है, ठीक है? और अर्थ जो है वो सबसे बड़ा कंडक्टर हम कह सकते हैं। अर्थ को हम क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ा। क्या अर्थ से बड़ा कोई कंडक्टर हो सकता है? आप खुद सोचो, क्या अर्थ से बड़ा कोई कंडक्टर हो सकता है? यस और नो, थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स दो बेटा, ऐसे नहीं मजा आएगी। क्या अर्थ से बड़ा कोई कंडक्टर हो सकता है? यस और नो? No, sir. अर्थ से बड़ा कोई कंडक्टर हो ही नहीं सकता, राइट? सो यहां पर अगर हम ये कहें कि ये हमारा ओशियन है, मान लो समुंदर है, और इस समुंदर में से तन्मयी ने 5 बाल्टी पानी निकाल लिया। कितना पानी निकाला तन्मयी? 5 बाल्टी। 5 बाल्टी पानी निकाल लिया, ठीक? तो क्या समुंदर के पानी के लेवल में क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। ठीक है। दीश ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट करना था, तो उसने 5,000 लीटर पानी निकाल लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए समुंदर से। तो क्या ओशियन का लेवल नीचे चला जाएगा?
क्या दिश ओशन का लेवल नीचे चला जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा। अब तनिष राज ने क्या किया कि 1 लाख लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया। कितना? 1 लाख लीटर पानी ऐड कर दिए। तो क्या समुद्र की लेयर में कोई फर्क पड़ने वाला है 1 लाख लीटर पानी से लेवल में? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस उतने में तो। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये है बेटा कि जब अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है, अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है, तो अगर आप अर्थ में से सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज अगर निकाल लो तो भी अर्थ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दे देते हो तो भी अर्थ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब हमारे घर के अंदर हम अर्थिंग करते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है अर्थिंग करने का, कि जैसे ही अगर मान लो हाई लेवल का पोटेंशियल आता है आपके घर में, तो आपके घर में जो डिवाइसेस हैं वो डैमेज ना हो और वो सीधा कहाँ चला जाए, ग्राउंड में चला जाए, जो करंट आ रहा है वो। तो उससे क्या होगा कि आपके जो डिवाइसेस हैं वो सेफ रहेंगे, और करंट कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो इतना बड़ा कंडक्टर है, अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा ग्राउंड में, तो क्या ग्राउंड में मतलब अर्थ का कंडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा? कोई No, फर्क नहीं sir. पड़ने वाला। या फिर मान लीजिए कि हम कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसमें हमने अर्थ से सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज ले लिया, तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है अर्थ को, कि रोने बैठ जाएगा अर्थ? बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अर्थ को, राइट? समझ में आ रहा है पराम? हाँ सर। ओके, सो यहां तक हमारा हो गया कि अगर हम यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करते हैं या रिक्वायरमेंट पे अगर हम चार्ज ले लेते हैं अर्थ से, देन देयर विल बी नो चेंज इन इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, या उसके पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा, वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे इंडक्शन मेथड के अंदर हमने क्या किया यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर मैंने एक बॉडी ले ली। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिया, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास में यहाँ पर मैंने ले लिया एक न्यूट्रल बॉडी। क्या ले लिया? एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया। ठीक है, बिकॉज हमें इसको क्या करना है, चार्ज करना है, तो हमने ये न्यूट्रल बॉडी लिया है, राइट? अब क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेटा जब आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज्ड बॉडी के पास लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं इंड्यूस होना, मतलब यहाँ पर क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी और की पर्सनालिटी को देख के उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, तो इसका जो मतलब न्यूट्रल बॉडी को जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लाते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, तो पोटेंशियल हो जाता है हाई। पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है इसका, तो इट विल बी एट हाई पोटेंशियल। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो उसकी तरफ मूव करता है, मतलब डेंस
डेंसिटी इसकी नेगेटिव चार्ज की इस तरफ ज्यादा होती है। कुछ इस तरीके से ये फंक्शनिंग होती है इसकी। देखिए, बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से अभी तक ये जो बॉडी है न्यूट्रल ही है। ये बॉडी, देयर इज नो चेंज इन इट्स चार्ज, अभी भी वो न्यूट्रल ही है। ठीक है, बिकॉज वो आइसोलेशन सिस्टम में हमने रखा है उसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पोटेंशियल जो है उसका क्या हो जाता है बेटा, हाई हो जाता है। अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? तो इस न्यूट्रल बॉडी को हमने कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड के साथ में। किसके साथ में कनेक्ट किया है? ग्राउंड के साथ। इस तरीके से ये हमने क्या हुआ है, अर्थिंग। क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। ठीक, अगर अब अभी तक सिचुएशन यही है। अर्थिंग के पास हम सभी जानते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है, इससे कंपैरेटिवली आप अगर हम ये कहें, इसको ले लो जीरो पोटेंशियल। क्या ले लेते हैं इसको? जीरो पोटेंशियल ले लेते हैं। ठीक है, जब आप इसे कनेक्ट करेंगे, जब आप इसे कनेक्ट करेंगे, अर्थ मतलब जो न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी को आपने अर्थ किया, तो अर्थिंग करने की वजह से ये जो था वो क्या है, जीरो पोटेंशियल है। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो बॉडी बी है ये हायर पोटेंशियल पे है। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कि बॉडी बी जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और ग्राउंड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे, राइट। जीरो पोटेंशियल मतलब उसकी कंपैरिजन में तो कहां चला गया, लोअर पोटेंशियल पे चला गया। तो लोअर पोटेंशियल पे अगर है तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहां से कहां मूव करेंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। यस और नो? Yes, sir. तो यहां पर ये प्रोसेस मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से न्यूट्रल बॉडी की तरफ तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। अब आपको पता है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, अगर बॉडी बी के पास में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहां पर ये जो बॉडी बी है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है। तो धीरे धीरे जो पॉजिटिव यहाँ पर जो डेंसिटी है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रोइंग टू बी द ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक टाइम आएगा जब ये हो जाएगा, राइट। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहा जा रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी के पास। तो वहां पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो उसका पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। एज द नंबर ऑफ electrons are increasing, as the number of electrons are increasing on body B, the potential of body B is the potential of body B start decreasing। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ बॉडी बी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज तब तक होता रहेगा जब तक कि ग्राउंड का पोटेंशियल और बॉडी बी का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर एक आपने टैंक लिया है, वाटर टैंक, ठीक है, और ये एक एम्प्टी टैंक है। मान लो ये टैंक ए है, ये टैंक बी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है यहाँ पे पूरा, और ये अभी बंद किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पानी भरा हुआ। तो ये जैसे ही आप इसे ओपन करोगे
तो ये जो वाटर है ये कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाए, दोनों का लेवल जब तक सेम नहीं हो जाए तब तक क्या होता रहेगा, ये फ्लो होता रहेगा। यस और नो? Yes. तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ग्राउंड में से, ये जो अर्थिंग हमने किया है तो ग्राउंड में से ये तब तक बॉडी बी के पास जाते रहेंगे जब तक कि क्या नहीं हो जाए, पोटेंशियल potential will be same until, कब तक, अरे सॉरी, electron will transfer until the potential will be same. Until potential will be same. बोलो क्लियर है यहां तक? तो यहां पे फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का बन गया। देखिए जैसे ये हमने यहाँ पर लिया था, ये बॉडी ए जिसके पास कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बॉडी बी, अब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गई बेटा, वो ये कि अगर बॉडी ए हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो जो पहले न्यूट्रल बॉडी था वो बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। सो इंडक्शन के अंदर, इन इंडक्शन ऑपोजिट चार्ज will be formed on another body, मतलब जो दूसरा बॉडी हम लेते हैं जिसे चार्ज करना है उस पे कैसा चार्ज आएगा, ऑपोजिट चार्ज आएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. ठीक है। और अगर बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज होता तो बॉडी बी पे कौन सा चार्ज आता, Positive. पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये दो चीजें? Yes. Yes, sir. ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ को स्टडी करने से पहले हम ये समझते हैं कि अगर दो बॉडीज लिए हैं जिसके पास m मास है, सो वो दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि मून एंड अर्थ। अब कहने के लिए मून एंड अर्थ ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, but still they are exerting force on each other, that is a non contact force and that is a gravitational force। कौन सा फोर्स है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वैसे ही चार्ज बॉडी जो होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होने के बाद भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। Two charged bodies are not in contact with each other, still they are exerting a force on each other। attraction repulsion देखने को मिलता है हमें। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है। कौन सा फोर्स मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, Electrostatic. Electron. ठीक है। तो यहां पर उसे समझने के लिए हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ की, ठीक। तो कूलम नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया वो देखिए। उन्होंने बताया कि मान लीजिए हमने दो बॉडी ली, एक बॉडी ले ली ए
और दूसरा बॉडी हमने ले लिया बी। सपोज बॉडी ए के पास हमने चार्ज ले लिया Q1 और बॉडी बी के पास हमने चार्ज ले लिया Q2। क्या चार्ज ले लिया? ए पे Q1 और बी पे Q2, एंड ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r। कितना डिस्टेंस ले लिया है? r। अब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ two charges. So we will say that force is proportional to the product of magnitude of two charges. ठीक, and the force is proportional to square of, मतलब inversely proportional to the square of the distance between the two charges। ठीक है, तो ये आ जाएगा F is proportional to Q1 Q2 and F is proportional to 1 by r square। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, तो जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो हम लिखते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square। अब ये Q1 Q2 मैंने स्मॉल लिया, आप चाहो तो कैपिटल भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्रोपोर्शन साइन होता है, ये प्रोपोर्शन साइन हम रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k से। तो F इज इक्वल टू आ जाता है k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब यहां पर ये जो k है इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, जैसे आपने यहां पर ये स्टडी किया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। सिमिलरली आपने ये चीज कहां स्टडी की थी? इसी तरीके की आपने स्टडी किया था F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आपने ये चीज स्टडी की थी, राइट? और कैपिटल G जो है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। ये होती है वैल्यू। यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर हमने ये वैल्यू ली है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। बट ये वैल्यू जो है ये किसके लिए होती है? जब आपने चार्ज को एयर में रखा हो, वैक्यूम में रखा हो या स्पेस में रखा हो, उस कंडीशन में ये आपका वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आपने चार्ज को पानी में रखा है या किसी अदर मीडियम में रखा है, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विल बी चेंज्ड। क्लियर है बेटा यहां तक? और k को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो k एक्चुअली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी एक वैल्यू होती है, ये वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? एप्सिलॉन नॉट की। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, समझ में आया यहां तक? फ्री Yes. स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम। बोलो क्लियर है? Yes. ठीक है,
तो आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम कल इसे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे।